जय भारत दोस्तों, 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु जितने हैं, चाहे कोई पेड़ पौधा हो या कोई जीव है, कैसे वो श्वसन करते हैं। आगे हम बताएंगे कि किस ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के फेफड़े की क्षमता कितनी होती है जो हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं। इस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो जो हमारा फेफड़ा होता है, ह्यूमन का फेफड़ा, इसको हम ना तो पूरी तरह से खाली कर सकते हैं, ना तो पूरी तरह से भर सकते हैं। इसमें हमेशा कुछ वायु भरी रहती है, उसी को बोलते हैं फेफड़े का आयतन। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, पहले तो मेन क्या है, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, आयतन, इसको मापते किससे हैं। एक यंत्र होता है, इसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से इसको हम मापते हैं। किसको? जो फेफड़े में हवा भरी आती है, हवा ऑक्सीजन लेते हैं, एयर आती है, उस आयतन को हम रेस्पिरोमीटर से मापते हैं। टीबी इसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, या इसी को ज्वारीय या प्रवाही वायु बोलते हैं। ज्वारीय या ज्वारीय वायु बोलते हैं इसको, या प्रवाही वायु बोलते हैं। कितना होता है, ये एग्जाम पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है कि टाइडल वॉल्यूम का आयतन कितना होता है। तो ये 500 ml होता है। 500 ml इसका आयतन होता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय वायु का आयतन कितना होता है। दिया रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 500, 1000, 1500, 2000। तो हम लगाएंगे आंसर किस पे, 500 ml होता है। ठीक, वायु की वह मात्रा है जो हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय वायु बोलते हैं। दूसरा इसमें है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है 3100 ml। कितना? इंस्पायरेटरी नाम से है, रिजर्व वॉल्यूम नाम से है कि जो हम बाहर से हवा अपने फेफड़े में लेते हैं, या जो इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, उसका आयतन कितना होता है, 3100 ml। कितना? 3100 ml मिलीलीटर होता है। तीसरा है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो होती है, कितना होती है? एक्सपायरेशन का मतलब है जब हम श्वास बाहर निकालते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसको हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। तो कितना है वो? 1200 ml, या इसे बोलते हैं निश्वास वायु कितनी होती है, 1200 ml। 1200 मिलीलीटर वायु को हम एक्सपायरेशन की कंडीशन में बाहर निकालते हैं। हमने अभी आपको बताया कि हमारा फेफड़ा जो है, इसको हम पूरी तरह से ना तो खाली कर सकते हैं, ना तो भर सकते हैं। इसमें कुछ वायु हमेशा भरी रहती है, उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है? 1200 ml। 1200 मिलीलीटर एयर जो है हमारे फेफड़े में हमेशा भरी रहती है। इसको हम चाहे कितना भी इंस्पायरेशन करें, इसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। हमेशा ये फिक्स रहती है, कह सकते हैं कि ये रिजर्व हमेशा पड़ी रहती है उसमें, स्पेस में। ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मापते किससे हैं, तो उसका आंसर है स्पायरोमीटर से। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है, टाइडल वॉल्यूम। दे रहता है कि ज्वारीय वायु का आयतन कितना होता है। ह्यूमन में ज्वारीय वायु का आयतन कितना होता है,
500 ml। फिर अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो पूछ सकता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 3100 ml, या और पूछ सकता है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना होता है 1200 ml। इसके बाद पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितनी अवशेष मात्रा कितनी बची होती है, हमारे फेफड़े में कितनी वायु जो है हम अवशेष हमेशा बची रहती है, उसे रिजर्व वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। 1200 ml हमेशा ये बची रहती है। ये तो था कि ये आयतन था। अब इसमें कितनी क्षमता होती है, मनुष्य के फेफड़े की कितनी क्षमता होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि जैसे हम लोग योगा करते हैं, योगा के द्वारा या जब दौड़ते हैं तो अधिक हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है हमारे शरीर को। तो जैसे ऐसी बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके पहले हमने पढ़ा आयतन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे फेफड़े की क्षमता कितनी होती है। नाम से है आईसी मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जो मनुष्य का फेफड़ा है एक बार श्वास की कंडीशन में या ऑक्सीजन लेने की कंडीशन में अधिक से अधिक कितनी ऑक्सीजन या कितनी एयर के आयतन को अपने शरीर के अंदर वो रख सकता है। इंस्पायरेटरी मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन को हम वायु भी कह सकते हैं, एयर भी कह सकते हैं। तो कितनी अधिक से अधिक वायु हम चेष्टा द्वारा शरीर में ले सकते हैं 3600 ml। कितना 3600 मिलीलीटर वायु के आयतन को हम शरीर के अंदर ले सकते हैं। कब? जब इंस्पायरेशन करते हैं तब। ठीक, अब ये 3600 कैसे आया? ये 3600 ये जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम कितनी है 500 प्लस जो इंस्पायरेशन में हमने लिया था कितना 3100 ml, 3100 ml लिया था IRV, मतलब टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के ये है 3600 ml ऑक्सीजन को या एयर को हम अपने शरीर के अंदर फेफड़े में भर सकते हैं। दूसरा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्षमता। हम एक बार अधिक से अधिक कितनी चेष्टा से या योगा जब करते हैं हम लोग तो फेफड़े में कितनी हवा जो भर के शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम जब योग अभ्यास द्वारा या ऐसे ही हमारी फेफड़े की कितनी क्षमता है हम लोगों की कि CO2 को शरीर से बाहर निकाल सकें, कितना, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, या इसी को बोलते हैं FRC। क्या? FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं इसको। इसी को फंक्शनल भी कहते हैं। हम क्षमता की बात पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है? ये होती है 2400। कितनी? 2400 ml, मतलब 2400 मिलीलीटर कार्यात्मक क्षमता है हमारे फेफड़े की। मनुष्य के फेफड़े की कार्यात्मक क्षमता कितनी है? 2400 ml। फिर इसमें अगला है VC मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4800 ml। एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि कितना कितना मिला के बनता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। कोई भी एग्जाम आप दीजिए तो कितनी पूछेगा, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 4800 ml, या पूछ लिया FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है 2400 ml, या पूछ लिया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है 3600 ml। डायरेक्ट क्वेश्चन यही से पूछता है। ऑप्शन में दिया रहेगा 4800, 5000, 6000 ऐसे दिया रहता है। फिर अगला आपका है TLC। इसे बोलते हैं टोटल
लंग कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। तो अधिकतम हम जो है हमारे फेफड़े की जो है 6000 मिलीलीटर कैपेसिटी है। कितनी? हमारे मनुष्य या हम कह सकते हैं मानव के फेफड़े की क्षमता कितनी है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, 6000 मिलीलीटर वायु के आयतन को ये अपने अंदर रख सकता है। कहीं कहीं किताब में 6000 ना देके 5800 ऑप्शन दिया रहता है, 5800 ml। अगर 6000 ऑप्शन में नहीं है तो हम वहाँ आंसर मारेंगे 5800 लगाएंगे सही। अगर 5800 नहीं दिया है तो करेक्ट क्या है आपका 6000 आंसर इसमें सही होगा। ठीक, एक बार वो करो देना रिवाइज। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है मनुष्य के फेफड़े की 3600 ml। दूसरा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है 2400 ml। तीसरा वाइटल कैपेसिटी 4800 ml। चौथा है टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब आगे हम पढ़ते हैं गैस कैसे एक्सचेंज होता है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में गैस। तो इस तरह जो ये रिस्पायरेशन कैसे हम आयतन को मापते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ देता है कि जो ये टीएलसी है, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी किस किस से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं तो इसके पहले हमने बताया है आपको वीसी वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है 4800 ml। कितनी? 4800 ml। तो इस बीसी को मिला के बीसी प्लस जो रिजर्व वॉल्यूम है फेफड़े की कितनी है 1200 ml और ये कितनी है 4800। तो 4800 और 1200 कितना हो जाएगा 6000 ml जो है ये पूछता है। कभी कभी जहाँ में डायरेक्ट ना पूछ के घुमा के पूछता है जो हमारी फेफड़े की कैपेसिटी है कितनी है या किस चीज़ को जोड़ के हम पूरी क्षमता बताते हैं फेफड़े की आयतन कितना है। तो है ये 4800 और 20 कितना है 4800 प्लस आपका ये जो 1200 है ये कौन सा है रिसिडुअल है। जो अवशेष क्षमता है हमने बताया है कि जो हमारा फेफड़ा है इसको हम ना पूरी तरह खाली कर सकते हैं ना तो पूरी तरह भर सकते हैं। तो ये 1200 इसमें ऐड हो जाएगा, उसी को मिला के कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अगर क्वेश्चन यहाँ घुमा सकता है कि वीसी कितना होता है, बीसी जो है कितने कितने को मिलकर बना होता है। तो वीसी है आपको बताया हमने इंस्पायरेशन में, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी बताया था 3100 ml। इसमें क्या ऐड था, इसमें ऐड था आपका टाइडल वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये 3600 प्लस जो रेसिडुअल वॉल्यूम है 3600 ml में जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको भी हम ऐड कर देंगे 1200। ये मिला के क्या बन रहा है आपका वीसी बन रहा है, वाइटल कैपेसिटी बन रहा है। इस तरह यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसमें कि जो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और CO2 का जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे शरीर में। ये तो रहा कि हमारे फेफड़े की क्षमता कितनी होती है, कितनी हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में अपने शरीर के अंदर फेफड़े के अंदर वायु के आयतन को भर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है शरीर में। तो इसके पहले हमने आपको बताया था सर्कुलेशन में बाहर से जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर में आती है कहाँ पे, लंग्स फेफड़े में। फेफड़े से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है जो फेफड़ा हमारा है यहाँ पे जब बाहर से ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो हमारा फेफड़ा है वो हमारे रुधिर को यहाँ पे शुद्ध करता है। शुद्ध यहीं पे होता है, हार्ट में नहीं शुद्ध होता है। रुधिर हमारा शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़े में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब बाहर से ऑक्सीजन आती है यहाँ पे ब्लड से मिलती है तो रुधिर शुद्ध होता है। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो यहाँ से ऑक्सीजन आया और फिर यहाँ से जो है आपके यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि फेफड़े में
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर को हम PO2 से लिख सकते हैं, कितना होता है PO2, 104 mmHg। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। जब यहाँ पे CO2 शरीर से आएगा, CO2 को हम बाहर निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि CO2 यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो कम होगा। PCO2 कितनी होती है, PCO2 जो होती है 40 mmHg होती है। कितनी, 40 mmHg। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि फेफड़े में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। तो हम बताएंगे ऑक्सीजन का होता है 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। ठीक, अब यहाँ से जब ऑक्सीजन आएगा, मान लीजिए हार्ट में आएगा, हार्ट में ऑक्सीजन यहाँ से आएगा। आपको पता है किस द्वारा आएगा, ये पल्मोनरी वेन द्वारा यहाँ पे आएगा। आने के बाद यहाँ से जो हमारे यहाँ से जाएगा कहाँ पे, बॉडी पार्ट में, ये ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है ऐसे। ठीक, जब हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले लेंगी तो CO2 शरीर में बनेगा यहाँ पे, यहाँ से क्या जा रही है, CO2 ऐसे हार्ट में जा रही है। हार्ट से फिर हमारे फेफड़े में, ये यहाँ पे जाएगी CO2। आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। तो जो यहाँ पे होगा ये रुधिर अशुद्ध होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CO2 प्लस ब्लड मिला रहेगा यहाँ पे, उसी के माध्यम से यहाँ पे वापस आएगी और ये बाहर निकाल देगी। इस तरह जो है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट शरीर में होता रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछता है, जो बॉडी पार्ट है हमारा यहाँ पे PO2 और CO2 की मात्रा कितनी होती है। जब यहाँ पे जो ब्लड टिश्यू या बॉडी टिश्यू कह सकते हैं, यहाँ पे जो आर्गन है वहाँ पे PO2 और PCO2 कितना होता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 95 mmHg। PCO2 जो होता है यहाँ पे कितना होता है, 40 mmHg। कितना, 40 mmHg। कहाँ पे, जो हमारी टिश्यू हैं शरीर के, जो ऊतक हैं, वहाँ पे कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ से कि हमारे धमनी में पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि हमारे ऊतकों में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 95 कितना 95 mmHg। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, कहाँ पे, टिश्यू में 40 mmHg होगा। यहाँ पे कितना, 40 mmHg। यहाँ तो अब तक इस साइड में हमने देखा कि शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब जो है जो CO2 है यहाँ पे, वो हमारे रुधिर के साथ वापस आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम होगी। कहाँ पे, ये वेन है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, CO2 अधिक होगा, क्योंकि CO2 को हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पूछता है क्वेश्चन, वेन में PO2 और PCO2 की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, PO2 ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो कितना, ऑक्सीजन 40 mmHg। कितना, ऑक्सीजन हमारे वेन में कितना होगी, या सिरा में कितनी होगी, 40 mmHg होगी।
और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg। अब देख लीजिए एक बार इसको। आपको पता है, पहले हमने बताया आपको कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन पाया जा रहा है। जब हम सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है, कहाँ पे? फेफड़े में। तो फेफड़े में हमारे लंग में जो PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? 104 mmHg। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये पूछा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, कहाँ पे? फेफड़े में, ऊतकों में और सिराओं में कितना होता है। हम पहले बात कर रहे हैं किसमें? फेफड़े में। फेफड़े में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के फेफड़े में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। फिर वहाँ से आइए नीचे, जो हमारी ऊतक हैं, जब जिनको ऑक्सीजन जो ले रही हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 की मात्रा कितनी होगी? तो वहाँ पे क्योंकि शुद्ध ब्लड है, शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी। तो PCO2 की मात्रा हमारे ऊतकों में कितना होगी? 95 mmHg। ठीक। और PCO2 यहाँ पे कम होगी, क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन साथ वो रहेगी, बनी रहेगी, ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को दे के CO2 को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे PCO2 कम हो जाएगा, कितना? 40 mmHg होता है। फिर हम बात करते हैं, अब इस साइड में हमें पता है कि इस साइड में क्या है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। अशुद्ध रक्त में क्या है? CO2 है और हीमोग्लोबिन है। CO2 और हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। क्वेश्चन पूछता है कि सिराओं में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है? 40 mmHg। तो आंसर होगा हमारा 40 mmHg सिराओं में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमारे सिराओं में कितना होता है? 45 mmHg। कितना? 45 mmHg। इस तरह जो है ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब इस ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी कोशिकाएं जो है हेल्प करती हैं। जैसे हम बात करें, जो ये O2 और CO2 का O2 और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, किस माध्यम से होता है? आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, या अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। डिफ्यूजन एक प्रक्रिया होती है। डिफ्यूजन के माध्यम से, जैसे हमने बताया था कि आपको जो कुछ जीव ऐसे हैं जो डिफ्यूजन के माध्यम से बॉडी सतह से जो है ऑक्सीजन को लेते हैं। उनके शरीर में कुछ पोर पाए जाते हैं, उस पोर के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट किससे होता है? डिफ्यूजन द्वारा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन द्वारा दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें आपकी प्लाज्मा और RBC और कार्बो अमीनो ये सब हेल्प करते हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन यहाँ से हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में गैसों का प्रसारण होता है। जैसे हम बात करें अगर इस कमरे की, इस कमरे में अगर परफ्यूम, सबको पता होगा, परफ्यूम को यहाँ पे कहीं कमरे में एक कोने में रख दें, उसकी सुगंध जो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो उसी तरह जो है ये गैस है, O2 और CO2 क्या है? गैस है। तो हमारे शरीर में कैसे? डिफ्यूजन के द्वारा जो है फैलती है। ठीक। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे इसमें कि O2 और CO2 के ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आर्गन, जैसे प्लाज्मा है आपका, बाइकार्बोनेट है, कैसे ये सहायता करता है। ठीक। आपको अगर इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को, BNB क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।